एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद याशिका। आज की वीडियो में हम सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज को डिस्कस करने वाले हैं। 31 जन का जो आपका एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके लिए। तो सभी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में हर बार आया है, वही फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मीन, मीडियन, मोड और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रहता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है यहाँ से। तो हम जानेंगे कि मीन क्या होता है, मीडियन, मोड और रेंज किस तरह से निकाला जाता है। देख लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। तो देखो मीन क्या होता है, मीन किस तरह से निकाला जाता है। जितने भी नंबर्स हमारे पास गिवन है तो उन सभी को ऐड कर दीजिए। ऐड ऑल द नंबर्स देन डिवाइड बाय द नंबर अमाउंट ऑफ नंबर्स, यानी कि जितने नंबर्स गिवन है पहले तो उन सभी का सम कर दीजिए, टोटल कर देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे कि ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये 6 नंबर्स हैं तो 6 से उस सम को डिवाइड कर देंगे, तो जो आंसर निकलेगा वो हमारा आएगा मीन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। मीन कैसे निकालते हैं, सम करके, ठीक है। सम डिवाइड बाय नंबर्स। ओके, उसके बाद देखो मीडियन क्या होता है, मोड और रेंज। देखिए मीडियन किस तरह से निकालेंगे। मीडियन दो केसेस रहेंगे, एक तो इवन के केस में और एक ओड के केस में। तो सबसे पहले देखो मीडियन होता क्या है। ऑर्डर द सेट ऑफ नंबर्स, द मीडियन इज द मिडल नंबर। मीडियन जो है मिडल नंबर होती है, ओड के केसेस में तो रहेगा। अब मान लो आपके पास ओड से यहाँ क्या मतलब है, आपके पास 5 टर्म्स गिवन है, 5 टर्म्स गिवन है, दो यहाँ से छोड़ दो और दो यहाँ से छोड़ दो, जो बीच वाली टर्म रह जाएगी वो आपकी मीडियन हो जाएगी। ये तो ओड के केस में हुआ। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 6, जैसे कि यहाँ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 नंबर ऑफ टर्म्स है और आपको मीडियन निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे। दो इस साइड से लेफ्ट से छोड़ देंगे और दो राइट से छोड़ देंगे, बीच में जो दो टर्म्स रहेंगी बीच में। उससे पहले एक चीज़ और देखिएगा, मीडियन निकालते हुए आपको इससे पहले क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे किस तरह से, पहले सबसे छोटा 1, उसके बाद देखो 3, फिर से 3, फिर 6 8 और 9 अरेंज कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको क्या करना है, दो लेफ्ट से छोड़ेंगे और दो राइट से छोड़ देंगे, छोड़ दिया। उसके बाद बीच में रह गया 3 और 6, इन दोनों का सम कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 4.5। ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन। ठीक है, ये तो है किसके केस में, इवन के केस में। ऑड के केस में क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, दो लेफ्ट से दो राइट से। अगर आपके पास ऑड नंबर है, जैसे कि मान लो अगर 3 नंबर्स हैं, एक यहाँ से छोड़ दो, एक राइट से, और एक बीच वाली जो नंबर आएगा वो आपकी मीडियन हो जाएगी। क्लियर है, यहाँ से आपको मीन और मीडियन क्लियर हो चुका है। आगे देखिए मोड। मोड कैसे निकालते हैं, मोड इज़ द मोस्ट कॉमन नंबर, यानी कि सीरीज़ के अंदर जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सीरीज़ के अंदर जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आ रहा है वो आपका हो जाएगा मोड। जैसे कि यहाँ पर देखो 3 और 3 दो बार आ रहा है, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक सीरीज़ होती है आपके पास, उसमें है 2 6 9 5 4 5, ठीक है, 3 5, ये आपके पास एक सीरीज़ है, इसमें आपको मोड निकालना है। तो आंसर क्या रहेगा आपका, सबसे ज़्यादा देखो टर्म्स कौन सी आ रही है, 5 5 और 5, मोस्ट कॉमन नंबर जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मोड हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए रेंज क्या होता है, रेंज किस तरह से निकाला जाता है। रेंज जो है डिफरेंस होता है किसके बीच में, हाईएस्ट नंबर के और लोएस्ट नंबर के बीच का। अब जैसे ये एक सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हाईएस्ट नंबर क्या है 9 और लोएस्ट नंबर क्या है 1, तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, हाईएस्ट टर्म का और लोएस्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो रेंज रहेगी। क्लियर। तो वीडियो अगर यूज़फुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए और भी आएंगी। तो यहाँ से एक टॉपिक आपका हो चुका है मीन मीडियन और रेंज वाला, मीन मीडियन मोड रेंज। क्लियर है यहाँ तक आपको, ये आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं बाद में। इसके आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स और दिए हैं, वैसे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मीन मीडियन मोड रेंज के बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ से भी हर बार पेपर में टॉपिक जो है यहाँ से क्वेश्चन आता है मेजरमेंट से। ठीक है, मेजरमेंट से किस तरह से, अब देखो जैसे कि आपके पास कुछ भी यूनिट गिवन है, यूनिट मतलब कि सेंटर में यूनिट रहेगी। ये यूनिट क्या हो सकती है, मीटर हो सकती है, लीटर्स हो सकती है, ग्राम्स हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ रहेगा, इस तरफ रहेगा
लेफ्ट और राइट में क्या रहेगा, देखो ये हो गया किलो, हेक्टर, डेका। यहाँ पर जैसे कि मान लो अगर मीटर है, ठीक है, तो यहाँ किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप एक बार देख लीजिए किस तरह से वैल्यू कन्वर्ट की जाती हैं। यहाँ आपको मीटर, अगर लीटर में है तो बीच में लीटर रख देंगे, ग्राम में है तो यहाँ पर ग्राम रख देंगे। अब देखो इनके बीच में जो डिफरेंस रहता है 10-10 का है। कितने का? 10-10 का। किस तरह से वो देख लो। अब अगर हमें किलो से हेक्टो, किलो से हेक्टा है इसका 10 टाइम्स मल्टीपल, हेक्टा से डेका, हेक्टा से डेका है 10 टाइम मल्टीपल, किलो से अगर हमें डेका पर जाना है, किलोमीटर से डेका मीटर पर जाना है तो 100 यहाँ तक हो गया और 10 यहाँ तक हो गया और 10 यहाँ तक हो गया। टोटल मल्टीपल कितना हो जाएगा यहाँ से? 100 का। क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर देखो हमें जाना है किलो से यूनिट, यानी कि किलो से मीटर के ऊपर, किलोमीटर से मीटर पर जाना है तो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर में, तो देखो यहाँ तक 100 हो गए थे और यहाँ तक 10 टाइम्स और मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा यहाँ से? 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने? 1000 मीटर आ गया आपका। ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। हर बार क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन के अंदर इस तरह से आपको कन्वर्ट करके देखना होता है, तो यहाँ से सीख लीजिए कन्वर्ट कैसे करना है, फिर क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लेंगे। राइट। अब उसी तरह से अगर हमें मीटर से, यहाँ से देखो इधर तो मल्टीपल करना है, लेकिन यहाँ क्या करना है, अब इसकी एक ट्रिक और बताऊंगी मैं आपको, इजीली कैसे लर्न कर पाएंगे। तो देखो यहाँ से अगर हमें जाना है तो डिवाइड होगा। देखो यहाँ तो मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ होगा डिवाइड, 1/10, इनके बीच में 1/10, 1/10। ये आपको याद रखना है, इस साइड जो है मल्टीपल है और इस साइड क्या है? डिवाइड है। अब देखो इसे हम लर्न किस तरह से कर सकते हैं, किलो, हेक्टर, डेका, यूनिट जो भी है, इसको कैसे याद रखेंगे हम? इसको आप याद रख सकते हैं कल, इसको याद रख लो, के को, के से कल, एच से हम दोनों, एम से मीटर से, कल हम दोनों मिलेंगे डांस क्लब में। ठीक है, कल हम दोनों, एम से याद रख लो मिलेंगे, डी से डांस, सी से क्लब में। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको, किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, बस आपको फिर यहाँ पर क्या इजीली याद रखना है, यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहाँ से 1 से 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया ना किस तरह से निकालना है अब हमें। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हमें किलो से सेंटी पे जाना है तो 5 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा ना यहाँ तक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10000। ओके, इस तरह से हो जाएगा। आगे देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं, क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल 2 का क्या है, अगर कोई नंबर है जैसे कि मान लो 962 है, ठीक है, अगर इसके लास्ट में, इस नंबर के लास्ट में 2 आ रहा है, इस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, यानी कि जो नंबर इसके लास्ट में ना, अगर ये 2 से डिविजिबल है, लास्ट का नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, तो ये पूरा जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल होगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल है। ओके, उसके बाद देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसके लिए क्या करना होगा आपको, मान लीजिए कोई नंबर दे रखे, अगर मान लो ये है 653, हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो क्या करोगे, इन तीनों नंबर्स का सम कर दो, इन तीनों नंबर्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अगर इन तीनों नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सम कर दो, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 अगर 3 से डिविजिबल है, बताओ है या नहीं? नहीं है ना, तो ये 3 से डिविजिबिलिटी रूल जो है नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 14 इनका सम डिविजिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। अब कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हो गया 969 ले लिया हमने। अब बताना ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। अगर थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, चलो ये ले लिया। अब हमें ये बताना है, अब इस नंबर का सम कर दो, 9 + 6 कितना हो गया? 15, 15 और 9 24, 24 और 3 27। अब 27 तो 3 से डिविजिबल है, तो 27 अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये हमारा क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल। उसके बाद देखो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है।
4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, अगर लास्ट के 2 डिजिट किसी नंबर के, मान लीजिए ये हमारा नंबर है 6 2, ओके 6 2, उसके बाद हमने ले लिया 2 4, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो ये हमारा 4 का डिविजिबिलिटी रूल है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल ईजी है, अगर लास्ट डिजिट किसी नंबर की 0 है या फिर 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल 2 और 3 का चेक करना है। 2 और 3 का कैसे चेक करना है, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उस पर पहले 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखो कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल इस पर है, मान लो अगर लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होती है या नहीं होती वो चेक करो। फिर उसके बाद इन सब का सम करके देखो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो ठीक है, यानी कि 2 का भी अप्लाई हो रहा है और 3 का भी। अगर ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो जाते हैं तो इसका मतलब वो नंबर 6 से डिविजिबल है। मान लो अगर 2 से तो वो नंबर हो रहा है डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा है, लेकिन 3 वाला नहीं हो रहा, दोनों में से एक भी नहीं हो रहा है तो वो 6 से डिविजिबिलिटी रूल जो है अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, 6 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल का फॉलो होना दोनों का जरूरी है। क्लियर। उसके बाद देखो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपको क्या करना है, अगर हमारे पास कोई नंबर है 962, इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट का नंबर ले लो, लास्ट का नंबर ले लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी उसका डबल कर दो, कितना आ गया 4। अब ये जो 4 आया है ना, इसको बाकी की टर्म क्या बच गई 96 में से 4 को माइनस कर दो और क्या बच गया 92। अब इस 92 को डिवाइड करवा के देख लो 7 से, अगर ये 7 से डिविजिबल है तो ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। क्लियर। उसके बाद देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर किसी डिजिट के लास्ट के 3 नंबर्स, ठीक है मान लो 6 डिजिट्स का नंबर है, उसके लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। ओके। उसके बाद देखो 9 का डिविजिबिलिटी रूल वही है जो 3 का है, सेम, यानी कि सम कर लो, नंबर्स का सम कर लो, अगर वो नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर उनका सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर। उसके बाद 10 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए लास्ट डिजिट 0 हो, ठीक है, तो 10 तक के काफ़ी रहते हैं, इतने काफ़ी हैं, तो यहाँ तक आपको रूल्स पता होने ज़रूरी हैं। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो फॉर्मूले जो आपको इंपॉर्टेंट याद होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इंटीरियर एंगल्स का सम का फॉर्मूला आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल्स के सम का फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या रहेगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर्मूलाज तो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए टिप्स पर। उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए ईच एंगल, हर एक एंगल निकालना हो, तो आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला बस डिवाइड में n कर देना है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, n यहाँ होते हैं नंबर ऑफ साइड्स, ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आ जाओ, अब देखो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180। क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होती हैं 4, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम कितना रहता है 360। अगर हर एक एंगल निकालना हो तो 360/4 कर दोगे, ईच एंगल निकल जाएगा 90 डिग्री। उसके बाद देखो पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, 5 होती हैं, उसके एंगल्स का सम होता है, पेंटागन के एंगल्स का सम होता है 540। एक एंगल निकालना हो तो 540 को 5 से डिवाइड कर दोगे, निकाल लोगे। उसके बाद हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, एंगल्स का सम होता है 720। ठीक है। उसके बाद अगर हमें किसी भी पॉलीगन के लिए निकालना है तो किस तरह से निकालोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था फॉर्मूला, तो वो क्या रहेगा, किसी भी पॉलीगन के लिए, जैसे कि आपको ऑक्टागन दे दिया, डेकागन दे दिया, तो कैसे निकालोगे n-2 इंटू 180 डिग्री, अगर आपको इंटीरियर एंगल्स का सम निकालना है। और अगर पूछ लिया जाए ईच इंटीरियर एंगल, हर एक एंगल कितना बनेगा, तो उसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ साइड्स से। ठीक है। क्लियर। एन क्या है, यहाँ नंबर ऑफ साइड्स है। ओके। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये सारे, तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला पता हो तो क्वेश्चन हो गया, फॉर्मूला नहीं पता हो तो आपका कोई नंबर जो है वहाँ से लूज़ कर देंगे। उसके बाद देखो क्यूबॉइड के देखो, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम क्या रहता है। अब देखो क्यूबॉइड के अंदर, एक सेकंड रुकिएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो अगर हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला रहेगा 2h इंटू एल प्लस बी, या फिर आप कह सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया की बात करें, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया रहता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस
HL। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद देखो वॉल्यूम, क्यूबॉइड की वॉल्यूम रहती है LBH, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर। उसके बाद बात आ जाए अगर क्यूब की, तो क्यूब के केस में क्या होता है, सारी साइड सेम होती हैं। ठीक है, मान लिया वो सभी साइड्स क्या हैं, ए है, क्या है, ए है। तो क्यूब का जो है कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा 4A² और टोटल सरफेस रहेगा 6A²। वॉल्यूम हो जाएगी ए क्यूब। वॉल्यूम क्या हो जाएगी क्यूब की, वॉल्यूम हो जाएगी क्यूब की ए क्यूब। उसके बाद देखो इम्पोर्टेंट जो रहेगा आपके पास सिलेंडर का। सिलेंडर में देखो, सिलेंडर का जो है ये एच जो है हाइट रहेगी, ये जो है इनके बीच में इस तरह से कुछ, ये जो है हाइट होगी, ये इसकी रेडियस होगी। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा सिलेंडर का 2πRH, और जो टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात करें, टोटल सरफेस एरिया रहेगा 2π×R+H, 2π×R+H। और वॉल्यूम रहेगी सिलेंडर की πr²H, πr²H इसकी वॉल्यूम हो जाएगी। उसके बाद देखिए कोन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोन का भी आपको याद रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया πRL। अब यहाँ पे L क्या है, L जो है देखो इसके अंदर ये जो डायग्राम है ना कोन का, इसके अंदर देखिए ये जो सेंटर से पॉइंट तक, ये तो होगी आपकी हाइट। ठीक है, ये होगी हाइट, ये जो है ना ये है एल। एल क्या होता है, एल होती है स्लैंट हाइट। ठीक है, एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। और ये जो है रेडियस। अगर हमारे पास एच गिवन है, आर गिवन है और हमें एल निकालना है, तो एल यहाँ पर आप पाइथागोरस का यूज़ करके निकाल सकते हैं, √R² + H²। यहाँ से आपकी स्लैंट हाइट निकल जाएगी। स्लैंट हाइट निकल जाएगी, अगर आपके पास पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, तो आप इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल सकते हैं πRL। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा πR×R+L। और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितनी रहती है, 1/3 πR²H, ये कौन की वॉल्यूम हो जाएगी। ओके। उसके बाद देखिए स्फीयर। ठीक है, स्फीयर का जो, स्फीयर के लिए फॉर्मूले रहेंगे आपके पास। स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 4πR²। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया यहाँ होगा, एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर वॉल्यूम जो रहेगी 4/3, वो 4/3 πR³। लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया 4πR² नहीं 6πR² होता है आई थिंक, एक सेकंड चेक कर लेते हैं अभी हम। उसके बाद एक बार हेमिस्फेयर पर चलते हैं। हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया है वो रहेगा 2πR²। टोटल सरफेस हो जाएगा 3πR²। और जो वॉल्यूम है 2/3 πR³। यहाँ 6 आएगा, देखना यहाँ 6 रहेगा। ओके। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। एक सेकंड, शायद गलती बता दिया मैंने, चेक कर लेते हैं फिर भी एक बार हम, मिस्टेक ना हो तो उससे बेटर है चेक कर लिया जाए। स्फीयर का हमने चेक करना है टोटल सरफेस एरिया। ओके, स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 4πR² ही रहेगा। ठीक है, यहाँ 6 नहीं होगा, 6 नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, यहाँ पर 4πR² ही रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी, कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी किसका, स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी 4πR² है। क्लियर, 4πR²। ओके ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, क्यूबॉइड का हमने क्यूब का, सिलेंडर का डिस्कस कर लिया है, कोन का कर लिया है, स्फीयर हो गया, हेमिस्फीयर का हो चुका है। उसके बाद देखो पैरेललोग्राम पर बात आती है। पैरेललोग्राम के अंदर देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम जो है इस तरह की डायग्राम रहेगा। उसके अंदर देखो क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है ना पैरेललोग्राम की, देखो जैसे कि थोड़ी सी शेप ठीक नहीं बन रही है यहाँ पर, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक है, आमने सामने वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल रहेंगी। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एरिया की बात करें, एरिया क्या रहेगा, अगर मान लीजिए ये जो है बेस ए है और बेस ए है, यानी कि ये वाली दोनों साइड्स ए हैं और ये दूसरी साइड्स बी हैं और हाइट एच है,
तो एरिया का फॉर्मूला रहेगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इंटू, एक सेकेंड, इसका रह जाएगा एरिया जो है ये होगी हमारी साइड, वो सॉरी मैंने आपको ट्रायंगल का बता दिया, आई एम सॉरी। यहाँ पर देखो, यहाँ से ये वाली साइड ए और हाइट क्या है एच, ठीक है, ए इंटू एच यानी कि बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाफ नहीं लगाना आगे, बेस इंटू हाइट, बस वहाँ पर मैंने आपको हाफ बोल दिया था, हाफ नहीं लगाना है। ए इंटू एच हो जाएगा। उसके बाद देखो पेरीमीटर अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाता है सम ए प्लस बी यानी कि 2a प्लस 2b हमारा पेरीमीटर हो जाएगा। 2 कॉमन ले लिया, a प्लस बी यहाँ पर लिख दिया, 2 इंटू ए प्लस बी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो रेक्टेंगल में क्या होता है, एंगल कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के रहेंगे, और डायगनल भी क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं। ओके, डायगनल भी क्या होते हैं, रेक्टेंगल के इक्वल होते हैं, और अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है, और सभी एंगल 90 डिग्री के रहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें अगर रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया निकालना है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है, ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी, ये वाली साइड ए ये वाली साइड बी, ए इंटू बी एरिया हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, और डायगनल किस तरह से निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद देखो स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर क्या होता है, चारों साइड्स जो होती है ना इक्वल रहती हैं, सभी साइड्स ए हैं, एरिया रहेगा ए स्क्वायर, और पेरीमीटर हो जाएगा 4a यानी कि चारों साइड्स का सम ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, और जो डायगनल रहता है, डायगनल रहता है स्क्वायर रूट 2a, स्क्वायर रूट 2a। ओके, उसके बाद देखो रोम्बस की बात करें अगर हम, रोम्बस के अंदर क्या रहता है, रोम्बस के अंदर साइड्स जो हैं सभी इक्वल रहती हैं, ठीक है, साइड्स इक्वल रहती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल रहते हैं, और जो डायगनल्स होते हैं रोम्बस के, जो डायगनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पर जो है बाइसेक्ट करते हैं। एरिया जो है निकालेंगे हम रोम्बस का, तो डायगनल हाफ ऑफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, D1 इंटू D2 यानी कि दोनों डायगनल्स की मल्टीप्लीकेशन किससे, हाफ से, यानी कि दोनों डायगनल्स की मल्टीप्लिकेशन करके उसका हाफ कर दो, या फिर कह सकते हो हाफ इंटू D1 इंटू D2। क्लियर। उसके बाद पेरीमीटर सभी साइड्स इक्वल हैं तो 4a हो जाएगा। ओके, अगर हमें एक साइड निकालनी है तो हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर करके एक साइड की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के लिए हमें निकालना है अगर एरिया, तो ट्रेपीजियम का एरिया होता है, यानी कि देखो ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी इंटू एच। जैसे कि ये जो साइड है इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, देखो पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ओके, जैसे कि ये बी है और ये ए है, ठीक है, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू में हाइट, ए प्लस बी इंटू हाइट हो जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर निकालना हो तो इन चारों साइड्स का सम कर देंगे। क्लियर। उसके बाद देखो सर्कल की बात करें, सर्कल का एरिया रहता है सभी को पता होगा, तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पर रेडियस, डायामीटर निकालना हो तो रेडियस का डबल 2r हो जाता है, और सरकमफ्रेंस क्या रहती है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस क्या हो जाती है 2 पाई आर, और पाई की वैल्यू क्या होती है, दो वैल्यूज़ रहती हैं पाई की, 22/7 और 3.14। क्लियर। उसके बाद देखो सेमी सर्कल की बात की जाए, सेमी सर्कल में क्या होता है, सेमी सर्कल देखो सर्कल और सेमी सर्कल में उसका हाफ ही कर देंगे। एरिया क्या था सर्कल का पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सरकमफ्रेंस कैसे निकालेंगे, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए आपको करना होगा, जैसे कि सर्कल की सरकमफ्रेंस तो थी 2 पाई आर, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो उसका हाफ हो जाएगा, 2 पाई आर का हाफ कितना हो गया पाई आर, प्लस में हम क्या कर देंगे दिस प्लस दिस, यानी कि डायमीटर बोल सकते हो या फिर 2r, ठीक है, पाई आर प्लस में 2r, ठीक है। उसके बाद देखो अगर ऐसे आ जाए कि मतलब रिंग का किसी शेडिड एरिया का, शेडिड रीजन का हमें एरिया निकालना है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा पाई इंटू में, अब देखो जो बड़े वाला सर्कल है इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू पाई, इस तरह से आप एरिया निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर हमें सेक्टर निकालना है सर्कल का, सर्कल का अगर सेक्टर निकालना है तो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, एरिया निकाल सकते हैं आप थीटा, यानी कि जो एंगल गिवन होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ओके, अब ये जो है आर्क जो रहती है यहाँ पर, ठीक है, ये जो इसका आर्क रहता है एल, पेरीमीटर निकालने के लिए एल प्लस 2r कर सकते हैं। ओके, और एल कैसे निकाली जाती है, ये एल कैसे निकालेंगे, यानी कि जो इतना एरिया ये
चाप बोल सकते हैं, आप कर्व बोल सकते हैं। एल कैसे निकालेंगे, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और पेरीमीटर निकालना हो अगर हमें सेक्टर ऑफ ए सर्कल का, तो कैसे निकलेगा, एल प्लस में 2 आर, एल प्लस में 2 आर। क्लियर। उसके बाद देखो इतने ये आपके लिए इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। उसके बाद क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म, ये सब हम कर चुके हैं जो इम्पोर्टेंट थे। फ्रस्टम का और देख लो, फ्रस्टम का इम्पोर्टेंट रह गया है। देखो फ्रस्टम ऑफ ए कोन किस तरह से, फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है या लिटरल सरफेस एरिया आप कह सकते हैं क्या रहेगा, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू में एल, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं इसको स्लैंट हाइट, ठीक है, एल, पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू में एल, ये आपका कर्व सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू एल यानी कि स्लैंट हाइट इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर, ये आपकी क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया का फ्रस्टम का फॉर्मूला, फ्रस्टम ऑफ ए कोन। अगर हमें स्लैंट हाइट निकालनी है इसके अंदर, स्लैंट हाइट यानी कि ये वाली स्लैंट हाइट अगर हमें निकालनी है एल, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर मल्टीप्लाई स्मॉल आर और उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो ये वाली जो रेडियस है ना, ये कैपिटल आर है और ये जो ऊपर वाली है ना ये स्मॉल आर है। तो इस तरह से आप, ये हमारी क्या है, एल यानी कि, या फिर ये कह सकते हैं एल है, एल स्लैंट हाइट कैसे निकालोगे, यहाँ पर ये होगी हाइट, हाइट का स्क्वायर प्लस हम एच आर स्क्वायर करते हैं ना, लेकिन आर यहाँ पर दो हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे। इसकी पीडीएफ अगर आपकी क्लास की आज की क्लास की पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद आगे देखो, अगर आपको ना ट्रायंगल ऐसा दिया हो जिसके तीनों साइड्स इक्वल ना हो, जैसे कि एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, ओके, तो उसमें हमें एरिया निकालना हो और साइड्स गिवन हो और एरिया निकालना हो, तो कैसे निकाल सकते हैं आप यहाँ पर रहता है एस, एस क्या होता है, यहाँ हीरोज फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। हीरो फॉर्मूला होता है ये वाला, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस कैसे निकालोगे, तीनों साइड्स का सम करके उसको 2 से डिवाइड करना है, 3 से नहीं 2 से डिवाइड करना है, याद रख लेना। कई बार मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट्स, 3 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं जब आपको तीनों साइड्स अलग गिवन है। उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं आप b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया रहेगा √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, ओके, ये वाले हम फॉर्मूले पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये आज की क्लास के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस थे। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जिन भी आपके फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का सीटेट का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।